I read somewhere that you started at the age of 14 and since then there was no looking back. नहीं ऐसा नहीं है, देयर वाज सो मेनी लुकिंग बैक, इट वाज लाइक ए टिपिकल हिंदी मसाला मूवी, बॉलीवुड मसाला मूवी. आई स्टार्टेड 14 when I got inclined towards investing at the age of 14 when I was 14. तो मेरे को लगा कि हाँ भाई मे बी आई वांट टू मेक माई करियर इनटू इन्वेस्टिंग, क्योंकि मेरा पढ़ाई लिखाई में कोई मन करता नहीं था. मैं उसमें 10th क्लास में था, फेल हो गया था मैं. अच्छा. तो हाँ, तो मेरे को लगा यार अपने तो सब खत्म हो गया, कुछ करने का नहीं. एंड माय फादर आल्सो डाइड इन द सेम 14 इयर्स ओके. तो मेरे को लगा भी कुछ करना पड़ेगा. घर में भी हम लोग 4 भाई बहन थे, हम लोग मम्मी, तो हम लोग कुछ ना कुछ. तो इन्वेस्टिंग ये ऐसा लगा, इन्वेस्टिंग क्या सट्टा समझिए, वही ऐसा लगा कि यार शायद इसी में कुछ किस्मत आजमाई जा सकती है, क्योंकि कोई अपने पास कैपिटल वैपिटल नहीं था, जीरो कैपिटल कुछ था नहीं. तो ऐसे लगा कि यही काम ऐसा है जिसको मैं जीरो से शुरुआत कर सकता हूँ. एंड इट डजेंट नीड एनी क्वालिफिकेशन, इट डजेंट नीड एनी एक्सपीरियंस. तुक्का ही मार रहेगा ना, सट्टा ही कर रहेगा ना, तो तुक्का मारने का, लगा तो तीर, नहीं तो तुक्का. और 100-200 रुपया, 50 रुपया, 25-50 रुपया की वो हार जीत से वो शुरुआत किया. तो लेकिन जब वो लेजिटिमेट एज होती है, उस समय 19 ईयर्स एज थी लेजिटिमेट जो भी होती है उसमें स्टॉक मार्केट में आने के लिए. तो जब 19 साल का हो गया तो मैं शेयर बाजार के अंदर में आ गया, फ्लोर पे आ गया वहाँ पे. अच्छा. तो फिर आके वहाँ पर वो ट्रेडिंग चालू किया, सट्टाबाजी. बट आपके घर में कोई और था जो ट्रेडिंग करता था, जो आपके मेंटोर्स थे, या ऐसे ही आपने स्टार्ट किया? नहीं, ऐसी शुरुआत मैंने ऐसे ही किया कि मेरे जो ग्रैंडफादर थे वो ब्रोकर थे कलकत्ता के अंदर. अच्छा. तो उसमें ब्रोकर कोई बहुत पैसा वैसा नहीं होता था ब्रोकर का. अब ब्रोकरों के पास में बिल्डिंग है और ये सब बड़े बड़े सब नेटवर्थ हो गए. तो उसके अंदर में उस समय ऐसा कुछ था नहीं. तो उनको जब लगा कि मेरे को ब्रोकिंग करना नहीं था, क्योंकि किसी को बाबू बोलना, किसी को वो मस्का लगाना, वो अपने को आता नहीं था मेरे को. तो मैं वो सब छोड़ के सट्टा करने लग गया. तो घर वालों ने निकाल दिया, चाचा लोगों ने बोला ये बर्बाद कर देगा जो भी है, तो उन्होंने घर से निकाल दिया. तो मेरे लिए ब्लेसिंग इन डिस्गाइज था, उन्होंने निकाल दिया. तो मैं आज़ाद पंछी हो गया. बोला अभी क्या है, अभी पूरा समंदर है नापने के लिए. बोलते हैं जब आपके पास में खोने के लिए कुछ नहीं होता है तो नापने के लिए पूरा आकाश होता है आपके पास. करेक्ट. तो मेरे साथ भी कुछ ऐसा हुआ कि अभी मैं फ्री बर्ड हूँ, अभी जो मेरी मर्जी है वही मेरे को करने का है. तो ये वहाँ से जर्नी एक्चुअली शुरुआत हुई. विजय केडिया का शुरुआती सफर आसान नहीं था. उन्होंने बहुत कम उम्र में शेयर बाजार में एंट्री ली, लेकिन शुरुआत में उन्हें भारी नुकसान उठाना पड़ा. एक इंटरव्यू में उन्होंने खुद बताया है कि उन्होंने अपनी लगभग पूरी पूंजी गंवा दी थी. उस समय उनके पास इतना भी पैसा नहीं बचा था कि वे आराम से आगे निवेश कर सकें. इस झटके के बाद उन्होंने ट्रेडिंग छोड़कर खुद को सुधारने पर ध्यान दिया. वे कुछ समय के लिए वाराणसी गए, जहां उन्होंने शांति से अपनी गलतियों को समझा और निवेश की नई सोच विकसित की. यहीं उन्होंने ये समझा कि जल्दी पैसा कमाने के बजाय सही बिजनेस में लंबी अवधि के लिए निवेश करना ज्यादा जरूरी है. वापस लौटकर उन्होंने अपने तरीके बदले और छोटे लेकिन संभावनाओं वाले बिजनेस पर ध्यान देना शुरू किया. यही बदलाव आगे चलकर उनकी सफलता की नींव बना और उन्होंने धीरे धीरे बाजार में अपनी पहचान बनाई. के 4-6-8 महीने बाद ही बुल मार्केट शुरुआत हो गया वहाँ पे. तो उसमें वो पार्टिसिपेट किया उसके अंदर में बुल मार्केट में, और पार्टिसिपेट किया तो समझिए अपना जो तुक्का था वो तीर हो गया, अपने लग गया, अपने बादशाह बन गए कि हाँ भाई अपने चल रहा है अपना. तो वहाँ से एक्चुअली ये शुरुआत हुआ. फिर वो एक ऐसा शुरू के दिन थोड़े से रहे उसके स्ट्रगल के, लेकिन ठीक है, वो भी एडवेंचर था. स्ट्रगल नहीं था, एडवेंचर था. पीछे घूम कर देखे तो लगता है उसने जिंदगी में सिखाया, नहीं तो सब सीखता नहीं वहाँ पे. करेक्ट. तो सबसे बड़ा जो फायदा जो मेरे को, जो भी आज तक जहाँ भी मैं जो भी पहुँचा हूँ, कोई बहुत तीर नहीं मैंने मार लिया. जहाँ से आया हूँ वहाँ से कुछ आगे आया हूँ जरूर है. उसका सबसे बड़ा योगदान है भारत के बुल मार्केट को. तो उसमें मैं सही टाइम पे, ईश्वर ने सही टाइम पे, सही जगह, सही माहौल में मेरे को पहुंचा दिया. तो पहुंचा दिया तो बस वो समझिए मेरे लिए फायदेमंद हुआ. बट एक होता है लक, एक होता है राइट टाइम राइट प्लेस, बट एक होता है स्किल. तो आप हमेशा स्मॉल कैप्स और मिड कैप्स में इन्वेस्ट करते हैं, लार्जली स्मॉल कैप्स. तो मुझे ये पॉडकास्ट के थ्रू जानना है कि आपने वो स्किल कैसे डेवलप किया. मुझे पता है आपका एक फ्रेमवर्क होता है स्माइल, मैंने पढ़ा था. तो आप उसके बारे में थोड़ा बताइए. और जो ये यंगर जनरेशन है जो अपना पोर्टफोलियो क्रिएट कर रहे हैं, उनको आप कैसे ये स्किल डेवलप करने के लिए आपकी क्या एडवाइस है? तो पहले तो मैं ये बता देता हूँ, लक और स्किल की जो आप बात करते हैं, वो ऑफ कोर्स लक जो है समझिए, स्किल इसको बोलते हैं जो मैं समझाऊँ. कई बार आप कुछ काम गलत भी करते हैं, बिना स्किल के भी करते हैं, आपको अनुभव नहीं है, फिर भी आप कुछ काम करते हैं तो आपको उसमें फ़ायदा हो जाता है, या आप उसमें मरते मरते बच जाते हैं. वो आपको लक आपको बचाता है. लेकिन जितनी बार लक आपको बचाता है उतनी बार आपको एक लेसन सिखाता है. वो लेसन आपकी स्किल बन जाती है या आपका अनुभव बन जाता है.
नेक्स्ट टाइम लक आपको नहीं बचाएगा, वो स्किल आपको बचाएगी। जो पहली बार जो इस लक से आपने वो स्किल सीखी या समझिए आप गिरते गिरते बच गए, तो नेक्स्ट टाइम वो चीज़ आपको सिखाती है। पहला बात तो ये हो गया। और दूसरा क्वेश्चन हुआ कि वो ऑफकोर्स वो स्माइल जो मैं वो फॉलो करता हूँ, कि मेरे को ये लगता है कि जो स्मॉल कैप और मिड कैप जो ये हैं, इनको मल्टी बैगर होने में टाइम नहीं लगता। कि जैसे एक हाथी है, अगर वो टर्न अराउंड करेगा, अगर घूमेगा तो उसको टाइम लगेगा, ठीक है। लेकिन अगर समझिए एक हिरन को घूमने का है और एक और छोटे कोई चीता को घूमने का है, इवन कोई चींटी को भी अगर घूमने का है जल्दी हो तो जाएगा। जल्दी से घूम सकती है। तो मेरे को शुरू से ये था कि मेरे को काम जल्दी जल्दी काम करने का लाइफ में, मेरे पास बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है। मेरे को ऐसे लगता था कि मैं ऑलरेडी बहुत पीछे हूँ लोगों से। तो मेरे को ये समझ में आया कि स्मॉल कैप मिड कैप जो है वो रिस्की है, ऑफकोर्स इलिक्विड भी है, लेकिन मेरे को लगा ये मल्टीप्लाई ज़्यादा होते हैं ये। तो इस बोल के मेरा रुझान मेरे को मन में रहा कि मैं जो भी काम करूँगा ये स्मॉल और मिड कैप के अंदर मैं करूँगा। विजय केडिया की एक और असली और कम चर्चित कहानी उनकी धैर्य से जुड़ी है। उन्होंने अतुल ऑटो में शुरुआती समय में निवेश किया था, जब ये कंपनी बहुत ज्यादा प्रसिद्ध नहीं थी। उस समय ज्यादातर निवेशक इस तरह की छोटी कंपनियों से दूर रहते थे, क्योंकि उनमें जोखिम ज्यादा माना जाता था। केडिया ने कंपनी के बिजनेस मॉडल और ग्रोथ की संभावनाओं को समझकर इसमें निवेश किया। कई सालों तक इस शेयर में कोई खास तेजी नहीं आई, जिससे आम निवेशक घबरा जाते, लेकिन उन्होंने अपना भरोसा नहीं खोया। उन्होंने बार बार कहा है कि धैर्य ही असली ताकत है। समय के साथ कंपनी का प्रदर्शन सुधरा और शेयर की कीमत में जबरदस्त उछाल आया। इस निवेश ने उन्हें कई गुना रिटर्न दिया। ये कहानी दिखाती है कि केवल सही स्टॉक चुनना ही काफी नहीं होता, बल्कि उसे लंबे समय तक होल्ड करने का धैर्य भी उतना ही जरूरी होता है। शेयर बाजार में लोग पहले आते हैं ना सोनिया जी, तो क्या सट्टा करने के लिए आते हैं, सबसे पहले तुरंत पैसा कमाने का ये वो, और मार्केट साथ देता है। क्योंकि चलती हुई ट्रेन को आप धक्का लगाएंगे तो आपको लगेगा आप धक्का लगा रहे हैं, उल्टी दिशा इसीलिए वाली चल रहा है। आप इसीलिए चल रहा है। अब दूसरी उल्टी दिशा में लगाएंगे तो आपको मालूम पड़ेगा आप में कितना दम है। तो लोगों को सबको ये समझता है कि इस मार्केट में आए, कुछ भी ले लिया, किसी ने बता दिया, आपने पैसे कमा लिया, आपको लग रहा है मैं इनविंसिबल हूँ, अभी मैं तो एकदम यहाँ पर फर्स्ट क्लास हो गया, मैं तो जीत लिया मार्केट को। जब मार्केट थप्पड़ मारता है तब आपको रियलाइज होता है कि आप में कुछ नहीं है। तो मैं बोलता हूँ भगवान देता है तो छप्पड़ फाड़ के देता है, जब लेता है तो थप्पड़ मार के लेता है। तो ये थप्पड़ बहुत जरूरी है। ये आप सब खुद लिखते हो या कोई आपको नहीं, मेरे लिख को के देता है? नहीं, ये सब फालतू बातें कौन मेरे साथ टाइम वेस्ट करेगा, ये बताइए। आपके लिए फालतू होंगे, हमारे तो लेसन्स है, लाइफ लेसन्स। हाँ तो वो तो ठीक है, वो मेरा दिमाग यही चलते रहता है, वो सब तो यही है ये। तो आपने एक बात बताई थी, जो बेयर मार्केट होता है उसमें आपका जो स्ट्रेंथ है वो उठ के आता है कि आपके पास करेज है या नहीं है। लेट्स टेक एन एग्जाम्पल, ठीक है। अभी आपके इन्वेस्टमेंट्स जो हैं बहुत सारे स्टॉक्स में हैं, उसमें से एक अतुल ऑटो भी है। तो अतुल ऑटो फॉर एग्जाम्पल एक पीरियड था बिटवीन 2020 एंड 2023 व्हेन दैट स्टॉक डिड नथिंग, पूरा फ्लैट था या फिर थोड़ा सा करेक्शन भी था उसमें। उसके बाद उसकी जर्नी स्टार्ट हुई व्हाटएवर ग्रोथ की। तो जब भी आप एक स्टॉक आइडेंटिफाई करते हो, कोई भी कंपनी, तो सारे पैरामीटर्स को मीट करता है, लेकिन एक लॉन्ग पीरियड ऑफ फ्रस्ट्रेशन होता है। तो आप कैसे डिसाइड करते हो कि अभी एग्जिट करना चाहिए या टिके रहना चाहिए? एग्जिट का कैसे डिसाइड करता हूँ? एग्जिट का, या फिर आपको कन्विक्शन कैसे रहता है? अगर गेन्स आते भी नहीं है या फिर स्टॉक घट जाता है, तो आप कितनी देर तक आपका कन्विक्शन बने रहता है उसमें? नहीं, मेरे में क्या जी, मेरे में पेशेंस बहुत है। तो मेरा एक कोट है कि चेज द स्टोरी बिहाइंड द स्टॉक, नॉट मनी ऑन द टेबल। मनी विल मेक यू रिच बट स्टोरी विल मेक यू वेल्दी। तो ये दोनों चीज़ों में लागू होता है। ये बाजार गिरता है तभी लागू होता है और बढ़ते हुए बाजार में भी लागू होता है। कई बार ऐसा होता है कि आपने 50 रुपये में शेयर्स ले लिया, आपको लगता है वो 100-150 रुपया हो जाता है, आप निकल जाते हैं, और बाद में मालूम पड़ा वो 2000 रुपया हो जाता है, 5000 रुपया हो जाता है, तो आप तो वो स्टोरी मिस कर गए आपको। ऐसा भी होता है कि आपने शेयर्स लिया 50 रुपये के अंदर में, वो 500 रुपया हो गया। जो फॉर्मूला मैंने अभी आपको बताया है, जो मैं सोचता हूँ, उसी फॉर्मूले के हिसाब से मैंने 500 में भी नहीं बेचा या 200 में भी नहीं बेचा, लेकिन उसके बाद में गिर के वो 50 रुपया आ गया। वो 5 साल तक 50 रुपया 50 और 100 के बीच में घूमता रह गया, जो आप बात कर रहे हैं। ऐसा भी होता है। तो आपको तो एक फॉर्मूला चुनना पड़ेगा। आप इतने स्मार्ट तो हो नहीं कि इसमें ये फॉर्मूला लगा लोगे, इसमें ये फॉर्मूला लगा लोगे। ऐसा तो आपके पास में कोई वो बॉल है नहीं, कोई क्रिस्टल बॉल, इससे आपको मालूम पड़ेगा। प्रिंसिपल तो एक ही आपको लगा के चलना पड़ेगा। तो मेरा प्रिंसिपल यही है कि मैं जब तक स्टोरी इंटैक्ट है तब तक मैं शेयर्स के अंदर में बना रहता हूँ। तब तक चाहे वो परफॉर्म करे, नंबर्स में परफॉर्म ना करे, या मार्केट में परफॉर्म करे या मार्केट में परफॉर्म ना करे, मैं उसके अंदर में बना रहता हूँ। जब स्टोरी चेंज होती है तब वो परफॉर्म कर रहा है तब भी मैं निकल सकता हूँ।
तो मैं शेयर मार्केट प्राइस पे ध्यान नहीं देता हूँ, मैं कंपनी की एक्टिविटी पे ध्यान देता हूँ।